कीट से हो सकता है, मच्छर, ठीक है, मच्छर से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे देखिए, लेकिन मच्छर तो हम लोग को चूसता है, उसको पराग रस से कोई मतलब नहीं है, उसको चाहिए ह्यूमन रस। मच्छर को ह्यूमन रस चाहिए। ह्यूमन रस इज नोन एज ब्लड, या ललका पानी, ठीक है। प्यारे दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे 12th के बायो का चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जिसका ये 8 वीडियो है। कल के वीडियो हमने बनाया था जिसमें आपको परागण की प्रक्रिया के बारे में पूरा डिटेल्स में जानकारी नहीं दिया था, क्योंकि उसमें एक चीज़ बताया था। देखिए, परागण की प्रक्रिया 2 तरह की होती है, एक होता है स्वपरागण, एक पर परागण होता है। तो स्वपरागण की जो प्रक्रिया थी उसको हमने आपको बता दिया था। उसमें हमने बताया था कि जब किसी द्विलिंगी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है, अपने टीम के, अपने जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है, तो उसको हम नाम दिए थे क्या चीज़? स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। परंतु अब आज हम पढ़ेंगे पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में, ठीक है। अब ये क्या होता है देखिएगा, पर परागण जो होता है ना, ये दोनों तरह के पुष्पों में हो जाएगा, द्विलिंगी में भी हो जाएगा और एक लिंगी में भी हो जाएगा, ठीक है। द्विलिंगी होगा तो इसका परागण किसी और पुष्प पर जाएगा, और एक लिंगी हो तब भी जा सकता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि एक द्विलिंगी पुष्प है, क्योंकि इसमें मादा और नर दोनों भाग है, और एक और यहाँ पे पुष्प होता है, तो इसका परागकण अगर हवा के माध्यम से या किसी कारक के माध्यम से अगर उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाता है, तो इसको बोल देते हैं हम पर परागण, ठीक है। यानी जात अलग अलग होगा तो पर परागण, और अपने ही जाति के अंदर होगा, इनके अंदर, तो स्वपरागण होगा। तो वही हम आज पर परागण के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पर परागण में ना परागकण की संख्या जो होती है ना बहुत ज़्यादा बनना पड़ता है। परागण की जो परागकण होते हैं ना, पॉलन ग्रेन्स, उनकी संख्या काफ़ी अधिक होनी चाहिए, क्योंकि पर परागण ना 2 कारकों से ही होता है, ठीक है। 2 कारक से होता है। उन कारकों को ना परागकण को काफ़ी दूर दूर तक ले जाना पड़ता है, या वे अपने ही माध्यम से या अपने अकेले ही उनको दूर तक जाना पड़ता है। तो सोचिए, अगर संख्या में परागकणों की ज़्यादा हो तो वो आराम से कहीं जा सकते हैं, एक दूध नष्ट भी हो जाएगा तो बाकी सब तो बचेगा ना। इसलिए पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन में परागकण की संख्या क्या बनती है? ज़्यादा बनता है, ठीक है। अब अगर पर परागण किसी जीव के द्वारा हो रहा हो, यानी जीव जंतुओं के द्वारा हो रहा हो, जैसे पक्षी हो सकती है, घोंघा हो सकता है ना, या चमगादड़ हो सकता है, ठीक है। ये सभी अगर किसी जीव के द्वारा हो रहा हो, कीट द्वारा हो सकता है, तो उसको हम जैव कारक बोल देते हैं। यानी जिन कारकों से हो रहा हो, जिन जैव कारकों से हो रहा है जीव जंतु से, उसको जैव कारक बायोटिक फैक्टर कहा जाता है। तो बायोटिक फैक्टर से होने वाले जो परागण की प्रक्रिया है, इसको जूफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूफिली। यानी इस कारक में कोई जीव जंतु ही क्या होगा? शामिल होगा। जबकि अगर जीव जंतु के अलावा किसी अदर वाहक से हो रहा है, जैसे पानी हो सकता है, हवा हो सकता है, तो इनसे होगा, यानी जो जीव नहीं है उनसे अगर परागण की प्रक्रिया होगी तो उसको अजैव कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजैव कारक, ठीक है। एबायोटिक फैक्टर, इनमें जैसे जल हो सकता है, तो जल द्वारा परागण होगा तो इसको हाइड्रोफिली कहेंगे, वायु द्वारा परागण होगा तो इसको एनीमोफिली कहेंगे, ठीक है। देखिए, फिली वर्ड है जितना है ना, इसको याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर जो होता है वो 1 नंबर का धरा देता है। तो फिली याद रखिएगा जरूर, हाइड्रोफिली, जूफिली और नीतोफिली, ये सब याद रखिए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर ये अजैव कारक में कौन कौन से आते हैं। तो अजैव कारक में 2 ही आते हैं, जल और वायु। इनकी क्या विशेषता होनी चाहिए? अगर जल द्वारा परागण क्या विशेषता होना चाहिए, अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, जल द्वारा परागण की प्रक्रिया को हाइड्रोफिली कहते हैं, अभी हमने आपको बताया। इसके अंदर परागकण काफ़ी छोटे बनेंगे, क्योंकि परागकण को कोई जीव ढो के नहीं ले जाएगा, वो अपने से जल के माध्यम से बह कर जाएगा, या डुबुर कर। तो डुबुर कर जाने के लिए उसके परागकण को हल्का होना चाहिए, ना तो सीधे 1 किलो का बन जाएगा तो पानी के अंदर डूब जाएगा। परागकण हल्का होना चाहिए, ठीक है। रंगहीन होना चाहिए। पुष्प जो है ना, पुष्प का जो ये बाह्य दलपुंज होता है, ठीक है, सॉरी दलपुंज जो होता है ये वाला, इसका कलर लेस होना चाहिए, क्योंकि पुष्प आकर्षित करने के लिए यही तो होता है। अब जल को क्या करना है? आकर्षित थोड़े करना है। कीट पतंगों को आकर्षित करने के लिए दलपुंज का क्या होना और कलरफुल होना जरूरी है। जबकि जल द्वारा परागण हो रहा है तो इसको कोई कलरफुल होना जरूरी नहीं है ना। तो हम यूँ कह सकते हैं कि पुष्प रंगहीन होना जरूरी है, परागकण हल्के होने जरूरी है, और छोटे हल्के होने जरूरी है, ठीक है। ये चीज़ हो। अब देखिए, इस पुष्प में ना मकरंद ग्रंथि का अभाव होता है, यानी जिसमें जल द्वारा परागण होगा उनमें मकरंद ग्रंथि नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा? मकरंद ग्रंथि नहीं होगा, क्योंकि मकरंद ग्रंथि एक पुष्प में छोटा सा ग्रंथि है
जो कीट पतंगों को ललचाती है कि आओ हमारे पास, हम तुमको मकरंद ग्रंथि देंगे, तुम इससे अपना भोजन कर सकते हो, तो ये उन्हीं पादपों में होगा जिनमें कीट द्वारा परागण होगा या किसी अन्य जीव द्वारा परागण होगा। तो इसमें जल को भोजन चाहिए, जल तो अबायोटिक फैक्टर है, ठीक है, ए बायोटिक फैक्टर है। तो इसमें मकरंद ग्रंथि का अभाव होगा जिनमें जल द्वारा परागण होगा, ठीक है, ये चीज़ होगा। एक चीज़ और कि अगर परागकण जल के अंदर रहेगा ना, तो जल के अंदर जब कोई चीज़ होता है तो सड़ने लगता है। तो इस कंडीशन में परागकण के सबसे बाहरी लेयर में कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको मोम कहते हैं। तो मोम युक्त पदार्थ परागकण बनते हैं इनमें, जिनमें जल द्वारा परागण होता है, क्योंकि मोम जो है ना ये परागकण की सेफ्टी करता है, सड़ने से बचा देता है, ठीक है, ये चीज़। अब वर्तिका लंबी होनी चाहिए, ये वर्तिका इसका है लंबा होगा, लंबा होगा तो परागकण आकर आराम से इससे टच हो जाएगा, ठीक है, चिपचिपा होता है सड़ जाएगा, परागकण की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, चिपचिपा होना चाहिए। अब एग्जाम्पल में जलकुंभी हो जाएगा, कमल हो जाएगा। हम ये नहीं करें कि इनमें नहीं होना चाहिए क्या चीज़, आकर्षण करने वाला भाग होगा तभी चलेगा, नहीं होगा तब भी चलेगा, ठीक है। जैसे वाटर लिली में कोई आकर्षित करने वाला चीज़ नहीं होता है, जबकि कमल में तो लाल गुलाबी टाइप का होता है, आप देखे होंगे आपने, ठीक है। तो ये दो पुष्पी पादप है जिनमें जल द्वारा क्या होता है, परागण होता है, समझ गए। आइए दूसरा जो अबायोटिक फैक्टर कारक है जल परागण के, उसको बोलते हैं वायु परागण, इसको इंग्लिश में एनिमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, एनिमोफिली। इसकी विशेषता यह होनी चाहिए, देखिए अब क्योंकि परागकण को हवा के माध्यम में कहीं और जाना है, तो हवा ज़्यादा बहेगा तो भी कोई बात नहीं है, कम बहेगा तभी कोई बात नहीं। इसका मतलब यह है कि परागकण को हल्का होना जरूरी है, हल्का, ठीक है, क्या होना जरूरी है, हल्का, तभी तो वो उड़ सकता है। देखिए सभी परागकणों के पास पंख युक्त एक स्ट्रक्चर नहीं होता है ताकि वो उड़ के चले जाए, लेकिन एक पादप ऐसा है जिसके परागकण पंख युक्त होते हैं, उनमें पंख होता है, ठीक है, पंख होता है तो हवा के माध्यम से आराम से वो उड़ के चले जाते हैं। बाकी किसी में पंख होता नहीं है, तो जिनमें पंख होता है उसको चीड़ के पादप कहा जाता है, चीड़, ठीक है, पाइनस बोलते हैं, उनके परागकण पंख युक्त होते हैं, बाकी सब में नहीं होते हैं। तो इसका मतलब कि जिनमें पंख युक्त स्ट्रक्चर नहीं होता उनको हल्का होना जरूरी है। तो वायु परागण जिनमें होगा उनमें परागकण हल्के होंगे और सूखल होंगे, सूखल तो होगा ही, जाहिर सी बात है। अगर नहीं सूखल होगा तो रास्ता में कुछ भेटेगा उससे चिपक जाएगा, सूखल होगा तो टकराएगा, फिर हंगने घूम के चल जाएगा, बात समझ रहे। इसलिए परागकण का चिपचिपा होना, चिपचिपे कर हल्का और शुष्क होना जरूरी है, ठीक है, ये चीज़। अब ये वायु परागण होता है बांस में, ठीक है, बांस सबसे बड़ी घास, बांस, उसके बाद घास जैसे दूब घास हो गया, मोथा हो गया, इन सब में भी क्या होता है, वायु परागण होता है। मकई में होता है, नारियल, भांग, इन सब में वायु परागण एनिमोफिली होता है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्या थे, अजैव कारक, एबायोटिक फैक्टर थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा जो है ना जैव कारक, जैव कारक में कुछ ज़्यादा उदाहरण नहीं है, दो है। कीट से हो सकता है, मच्छर, ठीक है, मच्छर से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे देखिए। लेकिन मच्छर तो हम लोग को चूसता है, उसको पराग रस से कोई मतलब नहीं है, उसको चाहिए ह्यूमन रस। मच्छर को ह्यूमन रस चाहिए, ह्यूमन रस इज नोन एज ब्लड या ललका पानी, ठीक है। तो मच्छर को पराग रस नहीं चाहिए। तो मच्छर के अलावा जो, जैसे अभी देखिएगा ना गेहूं का दिन है तो उसमें लाही वगैरह चलते रहती है धीरे, या पक्षी, छोटी छोटी कीट पतंगे चलते रहती है। तो कीट पतंगों द्वारा जो परागण होगा तो उसको बोलेंगे एंटोमोफिली। क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली। अब इसकी विशेषता ये होनी चाहिए कि पुष्प तो होना ही चाहिए, रंगीन होना चाहिए पुष्प। जैसे सरसों का फूल दिख रहा है कितना पियर पियर दिख रहा है, एकदम ज़बरदस्त, तो पुष्प इसका भाग क्या है, रंगीन है। तो बाकी कीट पतंगे इसके ऊपर आके क्या होंगे, आकर्षित होंगे, क्योंकि आकर्षित करने के लिए जो संरचना है उसका नाम क्या है, दलपुंज। ये होता है किस में, सब में होता है जिसमें आकर्षण करने वाली चीज़ें, जैसे सरसों ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो पुष्प का रंगीन होना जरूरी है, ठीक है, ये चीज़। सुगंधित भी होना जरूरी है ताकि सुगंध के माध्यम से वो कीट उस पादप तक पहुंच सके। सोचिए सरसों में अगर सुगंध नहीं होता, गुलाब में सुगंध नहीं होता, तो कौन उसके प्रति आकर्षित होता है, नहीं होता। गुलाब में सुगंध होता है इसलिए हम लोग नहीं और लोग आकर्षित होते हैं, ठीक है, देने के लिए, समझ रहे हैं ना। तो आकर्षित करने वाली चीज़ें इनमें होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। सुगंधित होना जरूरी है, हमने आपको बता दिया। मकरंद ग्रंथि का भी होना जरूरी है। भले हम मकरंद ग्रंथि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन जो कीट पतंगे उसके प्रति आकर्षित होगा वो तो टेस्ट करेगा ना इसके अंदर मकरंद ग्रंथि है कि नहीं,
करेगा। अब मकरंद ग्रंथि से अपने भोजनीय पदार्थ पोषणीय पदार्थ को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। तो जब पोषण प्राप्त करने आएगा तो टच होगा, उसके पंख सटेंगे, पंख अब परागकण सीधे कहाँ गिरेंगे, इस वर्तिकाग्र के अंदर, ठीक है। तो परागण की प्रक्रिया हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि कीट पतंगों में मकरंद ग्रंथि का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, याद रखिएगा। अब इनमें एग्जाम्पल की बात करें तो इनमें बरगद हो जाएगा, पीपल हो जाएगा और मटर हो जाएगा। बरगद, पीपल, मटर, इन सब में क्या होता है, कीट पतंग होता है, कीट पतंग। आइए एक और है पक्षी परागण। देखिए पक्षी परागण की अगर बात करें तो इनकी भी कुछ विशेषता होनी चाहिए। पक्षी परागण की प्रक्रिया को बोलते हैं ऑर्निथोफिली। देख रहे हैं, फीली 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 फीली, पीली नहीं फीली, ऑर्निथोफिली को पक्षी परागण कहते हैं। इनमें भी मकरंद ग्रंथि होना जरूरी है, क्योंकि कीट पतंगों के, देखिए कीट पतंगों को तो किसी भी तरह से भोजन चाहिए, अब भोजन मिलता है मकरंद ग्रंथि द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया मकरंद ग्रंथि। अब पुष्प बड़ा होना चाहिए, पुष्प क्या होना चाहिए, बड़ा। पक्षी है भाई, छोटे थोड़े है, बड़ा बड़ा हो एकदम होगी। और बड़ा होगा तो पुष्प के अंदर आराम से वो घुस सकती है। कौन, पक्षी। पक्षी का आकार छोटा, अब पुष्प बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब एक ऐसी पक्षी है जो बहुत आकार में छोटी होती है, ठीक है। क्या होती है, आकार में छोटी होती है। जैसे हमारे हाथ में देखिए जादू मरता भी है, ये पक्षी दिख रहा है, इसका नाम है हमिंग बर्ड या गुंजन पक्षी। ये बहुत ही क्या है, छोटी होती है, ठीक है। ये एक ऐसे पुष्प के अंदर रहती है जिसका नाम है झुमका। क्या नाम है, झुमका, ठीक है। अब झुमका पुष्प काफ़ी बड़ा होता है और ये पक्षी काफ़ी छोटी होती है। तो झुमका जो पुष्प है ना, ये पक्षी, इस पक्षी को उसमें रहने के लिए क्या दे देता है, जगह दे देता है। और उस पुष्प के अंदर से ये पक्षी मकरंद ग्रंथि को भी ले लेती है। समझ रहे हैं बात, समझ रहे, ये चीज़ होता है। आइए, तो मकरंद ग्रंथि का भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब पुष्प बड़ा होगा और आकर्षक होगा, आकर्षक, तभी तो पक्षी आएगी। आकर्षण के चक्कर में रह भी सकती है। देखिए झुमका पुष्प जो है ना, ये आकार में थोड़ा बड़ा होता है, और गुंजन पक्षी को उसमें आराम से वो रह सकती है। समझ रहे, तो रहेगी तो मकरंद ग्रंथि तो चाहिए ना भाई, मकरंद ग्रंथि चाहिए, पुष्प का बड़ा होना चाहिए, आकर्षण वाली चीज़ें होनी चाहिए। अब उस पक्षी का नाम है हमिंग बर्ड या गुंजन पक्षी। अब जिस पुष्प में इसके द्वारा परागण होता है उसको बोलते हैं झुमका। कान में का नहीं, पुष्प में का झुमका, पुष्प झुमका है, ठीक है। तो यहाँ की चीज़ें इतनी सी थी, ठीक है अपनी। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि हाथी द्वारा भी परागण होता है। किसके द्वारा, हाथी द्वारा। कोई हाथी द्वारा कैसे होता है भाई, तो हाथी द्वारा परागण तब होगा जब हाथी उस पुष्प की गली से गुजरेगी, ठीक है। तो हाथी जब उस पुष्प की गली से गुजरेगी तो उसके द्वारा परागकण झरेंगे और उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेंगे, तो उसमें परागण होगा, ठीक है। तो हाथी द्वारा जिसमें परागण होता है उसको बोलते हैं वेलिशनेरिया। क्या बोलते हैं, वेलिशनेरिया। क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में, 1 नंबरिया, तो याद रखिएगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ा पर परागण की निम्नलिखित विधि, जिसमें हमने 2 कारक बताया, जैव कारक और अजैव कारक। जैव कारक में बताया था कि जिसमें कीट परागण हो सकता है, ठीक है, या पक्षी परागण हो सकता है, हाथी द्वारा भी परागण हो सकता है, मतलब किसी जीव के द्वारा हो। और अजैव फैक्टर में हमने आपको बताया, अजैव कारक में, कि जल या वायु द्वारा परागण होगा, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। हमें कमेंट में रिप्लाई दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो पार्ट 8 वीडियो था, पार्ट 9 वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।